सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 6 संचार माध्यमों को समझना का आगे का प्रकरण संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हम पढ़ रहे थे संचार माध्यमों के बारे में, यानी मीडिया के बारे में। हमने देखा था टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट ये सभी सामूहिक रूप से मीडिया कहलाते हैं। और वर्तमान में हम इन संचार माध्यमों के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये माध्यम हमारे जीवन में और हमारे सोचने के ढंग में परिवर्तन लाते हैं। और अब इन संचार माध्यमों में नई नई तकनीक का प्रयोग करके इन्हें आधुनिक बनाया जा रहा है। और ये जितनी भी विभिन्न तकनीकें हैं वो बहुत ही खर्चीली होती हैं। और इन खर्चों के कारण संचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए ज़्यादातर टीवी चैनल हैं या जो समाचार पत्र हैं वो किसी न किसी बड़े कंपनी के भाग होते हैं। तो जो ये जनसंचार माध्यम हैं ये क्या करते हैं कि धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। और इनमें से इनका एक तरीका होता है विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का। हमने देखा था कि जैसे टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच अगर हम देखते हैं तो हर ओवर के बाद बार बार विज्ञापन आते हैं। तो इन विज्ञापनों को देखकर दर्शक और पाठक उन वस्तुओं को खरीदते हैं और इससे उन कंपनियों को मुनाफा होता है। और इस तरह से वो कंपनियां क्या करती हैं कि अपने उत्पादों का विज्ञापन देती हैं अपने ही संचार माध्यमों के द्वारा। और इस तरह से उनके उत्पादों का जो है वो बिक्री बढ़ती है। पाठक उन्हें देखते हैं विज्ञापनों को और फिर वो वापस उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं। और जब वो खरीदते हैं तो ये पैसा कहाँ जाएगा? वापस इन्हीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के पास, कारखानों के पास। तो आज हम पढ़ेंगे इन्हीं संचार माध्यमों की लोकतंत्र में क्या भूमिका है। तो चलिए हम देखते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि देश में क्या हो रहा है, इस संसार में क्या हो रहा है, और इस सब की जानकारी हम टीवी से ही तो देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं। तो इसीलिए इन संचार माध्यमों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक ये जान सकते हैं सरकार किस प्रकार का काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचार पत्रों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर कर सकते हैं, सार्वजनिक विरोध आयोजित कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उस कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके भी कर सकते हैं। यानी कि देखो, जैसे हमने देखा कि टीवी में हमने ये देखा कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, यानी कोई भी सरकार है वो काम सही कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात का हम निर्णय कर सकते हैं। अगर हमें सरकार का कोई भी कार्य है या कोई भी कानून है जो हमें सही नहीं लगता तो हम उससे संबंधित उस विभाग के मंत्री को पत्र लिख सकते हैं, सार्वजनिक विरोध कर सकते हैं या फिर हस्ताक्षर अभियान भी चला सकते हैं और सरकार से उस कार्यक्रम पर, उस नियम पर, उस कानून पर दोबारा विचार करने का आग्रह भी कर सकते हैं। तो जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और इसी भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। तो अब ये संतुलित जानकारी कैसी होती है, तो इसे देखिए। समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो विभिन्न रूपों को पढ़कर हम ये समझेंगे कि संतुलित संचार माध्यम से क्या तात्पर्य है। ये देखिए कि यहाँ कैसे पाठकों की अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, यानी विभिन्न तरह की पत्र पत्रिकाएँ और पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि संतुलित संचार माध्यम क्या होता है। तो इससे पहले हम देखते हैं
कि यहाँ पर आपको एक ही न्यूज़ के दो अलग अलग रूप हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम। तो इसमें देखिए कि जो कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक दिया है। यानी कि जो कारखाने के मालिक हैं और मजदूर हैं, उन्होंने विरोध किया है। और विरोध कैसा है उनका? हिंसात्मक। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने क्या है कि जो भी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, प्रदूषण फैला रही हैं तो वो उन्हें बंद करेंगे, ऐसा निर्णय लिया है। तो इसीलिए इन फैक्ट्रियों के जो भी मालिक हैं और मजदूर हैं, उन्होंने हड़ताल की है। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयाँ गैरकानूनी हैं और इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर भी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा कि हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे, तो प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। लेकिन विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों और कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो देखो, ये तो हमें एक अखबार का एक रूप दिखाई दिया। और इधर है इंडिया डेली की रिपोर्ट, जो कि इसका दूसरा रूप बताती है। अब वो क्या कह रहे हैं? शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक और कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र में वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। तो ये देखो कि हमने इस तरह से एक ही न्यूज़ की, एक ही खबर के 2 रूप अलग अलग पढ़े। अब देखिए कि वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक ही समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ ही उत्पाद लगती, यानी कि उन्हें ये लगता कि जो कारखाने के मालिक और मजदूर हैं वो ऐसे ही उत्पात मचा रहे हैं, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां तो प्रदूषण कर रही हैं, लोगों को उनकी इस हड़ताल से परेशानी हो रही है, जाम लग गया है, लोग अपने काम पर समय से नहीं जा पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हमने एक ही रिपोर्ट पढ़ी होती न्यूज़ ऑफ इंडिया की तो हमें ये लोग गलत लगते। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना हमारे मन में उनकी बुरी छवि को अंकित करता। दूसरी ओर यदि हमने सिर्फ इंडिया डेली पढ़ा होता तो हम ये जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि उनके पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी जो विवरण है, एक भी रिपोर्ट है, वो संतुलित नहीं है। यानी कि जो दोनों रिपोर्ट हैं वो एक एक पक्ष को ही उजागर करती है। इन दोनों रिपोर्टों से हमें संतुलित जानकारी नहीं मिली। और अगर हम बात करें आजकल तो ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि रिपोर्टर है अपनी ही बात, अपनी ही जानकारी है वो थोपने की कोशिश करते हैं। तो संतुलित रिपोर्ट फिर क्या होती है? तो संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाए, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसे कहते हैं संतुलित रिपोर्ट। तो संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। अगर ये संचार माध्यम स्वतंत्र हैं,
इन पर किसी का भी कोई भी प्रतिबंध नहीं है, तभी वो संतुलित रिपोर्ट लिख सकते हैं। अब स्वतंत्र संचार माध्यम कैसे? तो इससे देखिए कि स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। समाचारों का विवरण देने में कोई भी उन्हें ये निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है। यानी कि कोई भी मान लो बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, वो इन अखबारों को, या जैसे कोई मंत्री है, वो कोई सरकार है, वो उन पर प्रतिबंध ना लगाए कि आपको सिर्फ इसी के बारे में, इसी पार्टी के बारे में, इस पक्ष को लिखना है। यानी उन्हें स्वतंत्र छोड़ा जाए, तभी वो एक ही खबर के दोनों पक्ष हमें दिखा पाएंगे और वो फिर रिपोर्ट क्या होगी? संतुलित रिपोर्ट होगी। लेकिन लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए बच्चों कि यहाँ एक प्रश्न बनता है कि क्या दोनों समाचारों पत्रों में दिया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है? आपके विचार से इनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? तो देखिए बच्चों, जो भी दोनों अखबारों में विवरण दिए गए थे, दोनों क्या थे? अलग अलग। अब देखिए कि इन दोनों में समानता क्या थी? समानता तो इसमें यही थी कि जो सरकार है वो इन प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करना चाहती है और उसके सरकार के इस निर्णय का जो फैक्ट्री मालिक हैं वो उसका विरोध कर रही हैं। लेकिन अब अंतर देखिए, अंतर ये है कि अगर हमने न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी तो हमें ये पता लग रहा है उससे कि सरकार का यह निर्णय लोकहितकारी है, क्योंकि अगर उनकी इकाइयाँ हैं वो गैरकानूनी हैं और जब ये फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद होंगे तो इससे शहर में प्रदूषण का स्तर भी काफ़ी कम हो जाएगा और इन कारखानों को हटाया ही जाना चाहिए और विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये डेली न्यूज़ सर्विस के बारे में, जो इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें इस बात पर बल दिया गया है कि शहर के जो आवासीय क्षेत्र हैं वहाँ 1 लाख कारखानों के बंद होने से लोगों की रोजी रोटी है वो छिन जाएगी और सरकार खुद उनको उस आवासीय क्षेत्र में रहने के लिए, कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस दे रही है। तो इसीलिए उनके जो पुनर्स्थापन का सरकार कह रही है कि हमने उनके पुनर्स्थापन के लिए कार्य किया है, जो क्षेत्र उनको दिया गया है वहाँ पर उनके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं हैं। तो इस तरह से जो दोनों रिपोर्ट हैं इनमें विवरण है वो अलग अलग है। तो इस तरह से हमने ऊपर पढ़ा कि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं और इसीलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय होनी चाहिए और तटस्थ होनी चाहिए। यानी कि जो भी जानकारी इसमें दी जाती है वो एक तरफा ना हो, उसके दोनों पहलू हैं वो दिखाई जानी चाहिए। तथ्य तो यह भी है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश को या फिल्म के किसी भी दृश्य को या गीत की किसी भी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। और ऐसा ही भारत के इतिहास में एक समय आया था जिसे कहा था आपातकाल, 1975 से 1977 तक, और यह समय था इंदिरा गांधी जी का। उस समय भारत में आपातकाल लगाया गया था। तो इतिहास में ऐसा भी समय था जब सरकार ने इन संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया था। सरकार यद्यपि फिल्मों में तो निरंतर ही सेंसर रखती है कि आपको ये डायलॉग नहीं बोलना है, आपको ये सीन नहीं दिखाना है, लेकिन संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में वो पूरी तरह से ऐसा नहीं करती है। यानी सेंसरशिप तो रखती है लेकिन संचार माध्यमों पर उनका थोड़ा कम नियंत्रण रहता है। तो सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांशतः क्या होता है कि समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं और इसके कारण है वो बहुत ही मुश्किल हैं, जटिल हैं। तो संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर इन बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है और कई बार
किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हक में, इनके हित में होता है। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो अपना खुद का ही न्यूज़ चैनल, अपने अखबार निकालते हैं और फिर वो क्या करेंगे, अपने ही प्रतिष्ठानों के बारे में, अपने उत्पादों के बारे में और उसी के ही पक्ष में अपने को विज्ञापन दिखाते हैं। तो इन संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण ये लोग, उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो उन्हें विज्ञापन देते हैं, और इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इससे विवरण है वो रुचिकर हो जाएगा। जैसे आप टीवी में सुनते ही होंगे कि जैसे कोई है न्यूज़ रिपोर्टर, वो बोलता है कि देखिए आज की ब्रेकिंग न्यूज़, है ना, और इस तरह से वो क्या है, इतनी अच्छे से बोलकर क्या लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, केंद्रित करते हैं, और पूरा दिन न्यूज़ चैनल पर एक इस विषय को ले लेंगे और उसी के ऊपर एक खास मुद्दा बनाया और सारा दिन उसके बारे में आपको न्यूज़ दिखाते रहते हैं। तो इसी तरह से वे किसी विषय पर जन समर्थन अगर उन्हें बढ़ाना है तो भी वो क्या करेंगे कि मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखो बच्चों, इससे पहले यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, क्या आप ऐसा सोचते हैं किसी विषय के दोनों पक्ष को जानना महत्वपूर्ण है? अगर हाँ तो क्यों? हाँ, तो हमें ये लगता है कि अगर कोई भी विषय है तो उसके हमें दोनों पक्षों को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि अगर हम उसके दोनों पक्षों को अच्छे से जानेंगे तभी तो एक संतुलित रिपोर्ट तैयार होगी। तो संतुलित रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी भी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न और है। मान लीजिए कि आप किसी समाचार पत्र के पत्रकार हैं। अब आप उन दोनों विवरणों के आधार से एक संतुलित रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। उनके हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को अवरुद्ध कर दिया है, रोक दिया है, और इस निर्णय के संबंध में दो प्रकार के मत सामने आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखो ये लिखेंगे कि दो तरह के मत सामने आ रहे हैं। एक मत तो है सरकार के निर्णय का पक्षधर है, और जो दूसरा मत है वो क्या है, वो सरकार के निर्णय का विरोधी है। जो पक्षधर है उनके अनुसार सरकार ने यह निर्णय जल्दबाजी में लिया है, जिसमें कि कारखाना मालिकों को पहले से ही पता था कि उनकी फैक्ट्रियां, कारखाने हैं वो गैरकानूनी हैं और शहर के बीच में से इन्हें हटाया जाना आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रदूषण है वो क्या कम होगा। अब दूसरा पक्ष है, उनके अनुसार कारखाना मालिक और मजदूर हैं, जो कि वो क्या कह रहे हैं कि कारखाने बंद होने से उनकी रोजी रोटी है वो छिन जाएगी। सरकार उन्हें शहर के बीच में कारखानों के लिए लाइसेंस देती रही है और इसके साथ ही उनके पुनर्स्थापन की कोई भी कोशिश नहीं की गई है, और जो भी क्षेत्र उन्हें दिए गए हैं वहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो इस तरह से संतुलित रिपोर्ट है वो तैयार होती है। जब हम किसी भी विषय के दोनों पक्षों को बताते हैं तब एक संतुलित रिपोर्ट है वो तैयार होती है। अब देखिए, इसके बाद है कि टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। बहुत से घरों में सामान्यतः अधिकांश समय है वो टीवी पर ही बीतता है। टीवी पर चलता ही रहता है, हर घर में आपने देखा ही होगा। जैसे इस चित्र में भी देखिए टीवी चल रहा है और पूरा परिवार है वो साथ बैठकर देख रहे हैं। तो हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमें बहुत से विचार, जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं, और यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में हम यह टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं। सास भी कभी बहू थी, ऐसे पारिवारिक धारावाहिक होते हैं। कुछ खेल कार्यक्रम हैं जैसे कौन बनेगा करोड़पति। वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले भी कई कार्यक्रम होते हैं जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन भी होते हैं, क्योंकि टीवी का बहुत सा समय बहुत महंगा होता है। इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके।
तो आपके विचार में कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती हैं या नहीं दिखाई जाती हैं। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के जीवन के बारे में। हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वास, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बढ़ाता है। हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा हुआ बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ्य जीवन शैलियों से परे भी ऐसा एक संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। और हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी लें और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। तो इस तरह से जो समाचार पत्र हैं या जो टीवी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, वो क्या है कि इस दुनिया में इतना कुछ होता है तो वो हर चीज़ हमें नहीं दिखा पाते हैं। तो किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, कौन सी घटनाएं दिखाई जानी चाहिए, ये जो कार्य है ये भी संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी मसौदा तय किया जाना चाहिए कि क्या घटनाएं हैं, कौन सी घटनाएं हैं, किन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। और इन सब में संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। और इसी के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।